साल पहले की बात है। नंदापुर नाम के गांव में सुजाता अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुजाता और सुरेश खेती करते थे। दोनों मेहनत कर अपने बेटे मोहन को, जो कि शहर में पढ़ाई करता था, उसे पैसे भेजते थे। मोहन बड़ा ही मेहनती लड़का था। मोहन पढ़ाई करते करते एक जगह वेटर का काम भी करता था और अपनी जरूरतें पूरी करता। एक दिन मोहन अपने पिता सुरेश से, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे अच्छी जॉब भी ऑफर हुई है, लेकिन पिताजी अब मुझे 3 साल तक दूसरे शहर में जाना होगा। लेकिन बेटा, अब हमसे कुछ नहीं होता, ऊपर से ये गर्मी। पिताजी, मैं आप दोनों को कुछ पैसे देता हूँ। लेकिन कैसे बेटा, तुम तो अभी अभी जॉब पर लगे हो। नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था और अब से मैं हर महीने आप दोनों को पैसे भेजूंगा ताकि आप दोनों को खेत में काम ना करना पड़े। अब उस महीने से हर महीने मोहन अपने माँ पिताजी के लिए पैसे भेजने लगा। कभी कभी पैसों के साथ साथ घर में जरूरी चीजें भी भेजता था, जैसे कि कूलर, फ्रिज, सोफा, टीवी। वो उन्हें हर रोज कॉल करता। गांव में हर कोई मोहन की तारीफ करता। जब भी मोहन की कोई तारीफ करता तो सुरेश और सुजाता का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा कितना अच्छा है, जो अपने माँ पिताजी का कितना ख्याल रखता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे मोहन का कॉल आना बंद हो गया और ना ही वो सुरेश का कॉल उठाता। दोनों मोहन के कॉल की दिन रात राह देखते, पर कोई फायदा नहीं था। एक दिन गांव का एक लड़का राजू, जो कि शहर में मोहन के साथ पढ़ता था और उसके साथ ही रहता था, वो गांव में आता है। तो सुरेश राजू से, राजू बेटे, तू आज ही शहर से आया है ना? मेरा बेटा मोहन कैसा है? वो ठीक तो है ना? वो आजकल हमें फोन ही नहीं करता और हर महीने जो पैसे भेजता था वो भी बंद हो चुके हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? चाचा जी, क्या आपको पता नहीं? मोहन ने शादी कर ली है और वो वही बस गया है। क्या? शादी कर ली? ऐसा कहते कहते सुरेश की आंखें नम हो जाती है और वो सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। सुरेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो उदास मन से घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुजाता सारी बातें सुनकर सुन रह जाती है। जिसका सीना अपने बेटे की तारीफ सुनकर ऊंचा होता था, आज उसकी आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि एक दिन मोहन का कॉल आता है। वो सुरेश से, पिताजी, मैंने शादी कर ली है और अब मैं आप दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा परिवार भी संभालना होता है। बेटे, तो क्या अब हम तुम्हारा परिवार नहीं है? सारी जिंदगी भर मैं आपको नहीं पाल सकता। हमने भी तो तुम्हारे लिए हमारे कई साल बिताए हैं। क्या तुम भूल गए बेटे? आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, वो तो आपका फर्ज था। मोहन की बातें सुरेश के मन को कांटों जैसी चुभ रही थी कि मोहन फोन रख देता है। अब सुरेश की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश सुजाता से, सुजाता, अब हमें फिर से खेतों में काम करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे बेटे ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, अब हमें काम करना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब हम दोनों की उम्र हो चुकी है और ऐसे में खेतों का काम क्या हो पाएगा हमसे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे? अब सुजाता और सुरेश पूरा दिन सोचते हैं कि तभी दोपहर के समय सुजाता के पड़ोस का एक लड़का सुजाता से, दादी, दादी, हमें थोड़ा बर्फ दो ना, ताकि हम ठंडा ठंडा शरबत बना सके। सुजाता बहुत ही होशियार थी। वो बच्चे को थोड़ा सा बर्फ दे देती है और अपने पति से, जी मिल गया रास्ता। हम दोनों कहते थे ना कि फ्रिज का क्या काम था, यो ही पैसे गवाना। अब हम इस फ्रिज के जरिए ही पैसा कमाएंगे। कैसे? बर्फ बेचकर? नहीं, आपको याद है एक बार जब मोहन घर आया था तो वो कई सारी पेप्सी लेकर आया था और गांव में बच्चों ने बड़े ही चाव से उसे खाया था। अब हम भी शहर से वो पेप्सी लेकर आएंगे और यहाँ बेचेंगे। अरे, उससे तो अच्छा हम खुद अलग अलग प्रकार की पेप्सियां बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सामान भी तो जरूरी है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही राजू के साथ पास वाले शहर में जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। उसे सब पता ही होगा।
अब सूरज दूसरे ही दिन पास के छोटे शहर में जाता है और वहाँ से पेप्सी बनाने का सामान खरीद कर लाता है। उसी दिन शाम के समय दोनों मिलकर पेप्सी बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे ही दिन यहाँ पेप्सी मिलेगी ये बोर्ड लगवा देते हैं। गांव में कहीं पर भी फ्रिज नहीं था तो लोग गर्मी के दिनों में पेप्सी बड़े ही चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, सुजाता के हाथों से बनी पेप्सियाँ इतनी अच्छी थी कि बरसात के दिनों या सर्दी के छोटे छोटे बच्चे वो खरीद ही लेते थे। उसने बड़े कम समय में ही अपनी पेप्सियाँ बनाकर अपना घर चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा फ्रिज खरीदा जिसमें वो पेप्सी, कुल्फी ये सब बनाकर रखने लगी। उसने अपने बेटे के दिए हुए मोबाइल फोन से सारी चीजें सीख ली थी। अब आस पड़ोस के गांव के लोग भी वहां आते और सुजाता से पेप्सी, आइसक्रीम, कुल्फियाँ खरीदते। दिन ब दिन सुजाता अपनी पेप्सी और कुल्फी के लिए मशहूर होने लगी। अब शहर से भी उसे ऑर्डर्स आने लगे। उसने मोबाइल के जरिए खुद का एक नया ब्रांड बनाया जिसके कारण उसे और ज्यादा तरक्की मिली और उन्हें बुढ़ापे में सहारा भी मिला। अपने बेटे ने दिया हुआ दर्द उसने साइड में रख दिया और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मदनपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज को मदन नाम का एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वो हर रोज खेतों में जाता और आराम से सो जाता। अगर कोई उससे कुछ पूछे तो वो जवाब भी नहीं देता था। तो एक दिन सूरज अपनी पत्नी से, भूमि, हमारा बेटा दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मा होता जा रहा है, पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ जी, मुझे भी उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। अब एक दिन उनके घर में सूरज का बड़ा भाई रघुवीर आता है और सूरज से, सूरज, कैसे हो भाई? अच्छा हो भाई साहब, आप कैसे हो और कैसे आना किया? सूरज, तू तो जानता है कि मेरा बेटा शहर में जॉब पर लग चुका है और अब मुझे कोई काम भी नहीं होता, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी भैंस को बेच दूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा हो जो भैंस खरीदना चाहता हो तो मुझे बताना। जी जरूर भाई साहब। रघुवीर के वहां से जाते ही सूरज मन ही मन, क्यों ना भाई साहब से मैं ही भैंस खरीद लूं ताकि मेरा निकम्मा बेटा कुछ कर सके। सूरज अपने मन की बात भूमि को बताता है और रघुवीर से उसकी भैंस को खरीद लेता है। सूरज के बार बार बोलने पर मदन भैंस का दूध निकालकर शाम के समय गांव में ही बेचने लगा। साथ ही मयूर नाम के एक इंसान के गांव के बाहर हाईवे पर चाय की दुकान थी जहां मदन सुबह दूध बेचकर आता था। लोग भी उसके भैंस के दूध की प्रशंसा करते। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे तो उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन वो मन ही मन, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी डाल दूं ताकि मुझे और पैसे मिल सके। दूसरे ही दिन से मदन दूध में पानी डालने लगा। अब वो हाईवे पर 2-3 ढाबों पर दूध बेचने लगा। महीना 2 महीना गुजर जाने के बाद मदन अपने दूध में पानी की मात्रा को बढ़ाने लगा। तो एक दिन गांव की एक औरत, मदन भैया, आजकल आप कुछ दूध अच्छा नहीं देते, क्या बात है? कहीं आप दूध में पानी तो नहीं मिलाने लगे? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी और की तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब मदन ने कुछ और ज्यादा भैंस खरीद ली लेकिन उसमें दूध कम, पानी ज्यादा होता था। दिन ब दिन उसका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने किसी की शिकायत ना आए इसीलिए दूध में मिलावट करना शुरू कर दिया ताकि दूध पर आने वाली मलाई अच्छी आए और लोग मदन जो भाव बोले वो दे सके। अब धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और बीमारी का कारण डॉक्टर ने दूध बताया। तो सरपंच जी, मदन, मदन जी कहिए सरपंच जी। मदन, आखिर तुम दूध में ऐसा क्या मिलाते हो कि गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? सरपंच जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पानी से भी तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। मेरे दूध में तो कोई मिलावट नहीं है। जैसे ही मदन ने मिलावट शब्द का इस्तेमाल किया कि तभी सरपंच जी मन ही मन, अरे ये मदन मिलावट का नाम ले रहा है, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, कहीं ये मिलावट तो नहीं कर रहा अपने दूध में। अब जैसे ही मदन गांव में घर घर जाकर दूध डालकर घर आता है तो सरपंच जी वो सारा दूध इकट्ठा कर शहर में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। 2-3 दिनों से सरपंच जी सिर्फ और सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थे लेकिन मदन को ये बात पता ही नहीं थी। वो सुबह उठता, भैंस का दूध निकालता और उसमें मिलावट कर पानी मिला देता और गांव में घर घर जाकर बेच आता और आराम से अपने खेतों में सो जाता था।
अब जैसे ही शहर से दूध टेस्ट का रिजल्ट आया तो सरपंच जी कुछ करे उससे पहले ही गांव में पुलिस आ जाती है और मदन के खेत में जो घर था वहां जाकर उससे मदन, मदन, क्या क्या बात है सर? और आप मदन को क्यों आवाज लगा रहे हो? आपके बेटे ने दूध में की मिलावट के कारण एक की मौत होते होते वो बच गया। उसे हमारे साथ चलना ही होगा। पुलिस की बात सुनते ही मदन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं और गांव वाले उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना होता है। यही कुछ साल पहले की बात है। सुधीर नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। जहाँ जाता नो वैकेंसी कहकर बाहर जाने के लिए कहा जाता था। अब वो नो वैकेंसी सुनकर बहुत परेशान हो चुका था, निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। एक दिन की बात है, वो निराश होकर जंगल के पास वाले तालाब के पास बैठकर आत्महत्या जैसे पाप करने का सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त राजू वहां आ जाता है और वो सुधीर से, हे सुधीर, क्या हालचाल है भाई? अरे ये क्या? ये तो चूहे मारने की दवा है ना? क्या कर रहा था तू इसे लेकर? राजू, देखना यार, इतनी पढ़ाई की, मेहनत कर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। बापू हर रोज तकाता लगा रहे हैं कि कब नौकरी मिलेगी तुझे। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे जैसे ऑटो चला। और मैं, देख दोस्त, जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है और जीने के कई मौके देती है। अब बस हमें उन्हें पहचानना है। और ये बात तो बिल्कुल सही कही तेरे बापू ने, मुझे तो बिल्कुल सही लगी है। क्यों टेंशन लेते हो तुम इतना? देखो, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो तुम वहां जाना और बाकी समय तुम ऑटो चलाया करो। लेकिन राजू, इतनी पढ़ाई के बाद अगर मैं ये छोटा काम करूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं, देख भाई, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है ना। और निराश या हताश होकर बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए और अपने परिवार को मदद की जाए। तू ठीक कह रहा है राजू, लेकिन तूने कोई पढ़ाई नहीं की तो तुझे कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं आती। आखिर हर किसी का एक अलग स्टेटस होता है और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने कई सारी तकलीफों के बावजूद MBA कंप्लीट किया और तुम, जाने दो, लेकिन लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? राजू मुश्किल से हंसते हुए, सही कहा तुमने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाया जो मेरे मन में था। और हाँ, स्टेटस की बात करो तो अब देख, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, छोटा सा है लेकिन खुद का एक घर है, मोटर बाइक है, घर में खाने पीने की सारी जरूरत की चीजें हैं। अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पढ़ाई पर। हाँ, पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत भी तो जरूरी है ना दोस्त। अगर तुम्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अंदर से टूट जाओगे और मैं 1 साल में और नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना। राजू, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कितने अच्छे से समझाया। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहे। दिमाग की बात अब मैं सिर्फ तब सुनूंगा जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। ये हुई ना बात? राजू सुधीर का सबसे अच्छा और पक्का दोस्त था। जो भी हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता था। और राजू हमेशा सुधीर के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था, ताकि सुधीर अपने मन की ऊंचाइयों को छू पाए और अपने सपने पूरे कर सके। उसने सुधीर के मन को, सुधीर की निराशा को पहचान लिया था और इसी कारण आज उसने उसे जीने का नया पाठ पढ़ाया था, ताकि वो निराशा की गहराई में ना फंस जाए। अब सुधीर घर जाकर अपने पिता से, पिताजी, आज से मैं ऑटो चलाऊंगा। सुधीर ऑटो चलाना जानता था क्योंकि उसके पिता यही काम करते थे। सुधीर की बात सुनकर उसके पिता, तो चल, मैं आज तुझे भाड़े पर एक ऑटो लेकर देता हूँ। लेकिन पिताजी, हमारे पास तो अपनी ऑटो है ना, मैं घर पर बैठकर क्या करूँगा? दोनों कमाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे घर में। अब तेरी बहन की शादी भी तो करवानी है। अब दूसरे ही दिन से सुधीर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नौकरी ढूंढने का काम भी कर रहा था। 1 साल यूं ही गुजर जाता है। एक दिन की बात है, सुधीर एक औरत को लेकर बाजार में अपनी ऑटो से जा रहा था कि उस औरत का फोन बजता है
वो फोन उठाती है और हाँ दीदी बोलो। औरत ने अपना फोन स्पीकर पर रखा था ताकि उसे आवाज अच्छे से सुनाई दे। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, सुधा हमें बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है पापड़ बनाने की, तो कल से हमें कुछ और औरतें चाहिए होंगी। और हाँ, हमें एक सेल्समैन भी चाहिए जो हमारे पापड़ को मार्केट में अच्छा रिस्पांस दिलाए। ठीक है दीदी, मैं आज ही घर जाने के बाद देखती हूँ कोई मिले तो। औरत फोन रख देती है तो सुधीर, मैडम, क्या आप पापड़ बनाने का काम करती हो? हाँ भाई, हमारा एक छोटा सा गृह उद्योग है। हम कुछ महिलाएं मिलकर ये काम करती है। हमारी मैडम उच्च शिक्षित है, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण आज उन्होंने हम जैसी जरूरतमंद औरतों के लिए ये उद्योग शुरू किया। अच्छा, क्या मैं आपकी मैडम से मिल सकता हूँ? हाँ भैया, जरूर मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? कल शाम 5 बजे श्यामनगर में आ जाइएगा। हमारी मैडम शिल्पा ने वहीं पर काम शुरू किया है। ठीक है। अब दूसरे ही दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है। वहाँ जाकर सुधीर शिल्पा को देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि शिल्पा वही लड़की थी जो सुधीर के साथ पढ़ाई करती थी, जो उनके कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी और सुधीर उसी से प्यार भी करता था। शिल्पा, तुम यहाँ? अरे सुधीर, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या तुम ऑटो चलाते हो? हाँ शिल्पा, क्या करूँ, नौकरी ही नहीं मिल रही थी तो मैंने। हाँ, सही कहा तुमने। हम जैसे कई सारे लड़के और लड़कियां हैं जो बेकार और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या फिर निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। मैं कई दिनों तक सोच रही थी, फिर इन औरतों से मिली जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने ये काम शुरू किया। हाँ शिल्पा, तुमने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया है तुमने। सुधीर, तुमने भी MBA किया है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे साथ और भी 2 आदमी जुड़ चुके हैं। शिल्पा, क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दोगी? जरूर सुधीर। अब सुधीर वहाँ से चला जाता है और रात भर सोचता रहता है। तभी उसे राजू की बातें याद आने लगती है कि जिंदगी हमें हर वक्त मौका देती है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। दूसरे दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है और शिल्पा सुधीर को देख, आओ सुधीर, वेलकम। अब हम दोनों मिलकर इस काम को नया अंजाम देंगे। उस दिन से शिल्पा कुछ औरतों की सहायता से अलग अलग प्रकार के पापड़, अलग अलग प्रकार के अचार, चटनी, मुरावला ऐसी चीजें बनाने लगी और सुधीर उसे बेचने के लिए मार्केटिंग का काम संभालने लगा। गांव हो या शहर, वो गली गली की दुकानों में जाकर उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाने लगा। धीरे धीरे कर सुधीर इतनी ऑर्डर्स लाने लगा कि औरतें अपना काम करते करते कम पड़ने लगी। लेकिन सुधीर और शिल्पा दोनों वहीं पर नहीं रुके। उन दोनों ने अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना खुद का एक ब्रांड बनाया, जिसे अब मॉल्स वालों ने भी अपने मॉल्स में रखना पसंद किया। कुछ ही सालों में उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। अब उन्हें किसी भी प्रकार की जॉब की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब वही अपने फैक्ट्री में लोगों को काम पर रख रहे थे। अब सुधीर ने शिल्पा से शादी की और आज दोनों की फैक्ट्री में कम से कम 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार निराशा में डूब चुके थे, ऐसे कई सारे लोगों के लिए नई उम्मीद बन रहे थे, एक नया रास्ता दिखाने लगे थे।